दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर और उसका अगला चैप्टर है नाइट बाय द कैंप फायर। ये उसका सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन अपने कैंप फायर एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, जहां वो अपनी स्टड बेकर कार लेकर एक ऐसी जगह गए थे जहां दो नदियों का संगम था और उस वक्त वो बॉन फायर जलाने के फायदों के बारे में बता रहे थे। साथ में उन्होंने बताया कि अगर आप किसी जंगली जानवर को पालोगे तो क्या होता है, और उस स्थिति में उन्होंने बताया था कि एक बार वो जंगली जानवर यानी कि जंगली सुअर के शिकार के लिए गए थे गन्ने के खेतों में, और जो खेत के मालिक थे और उनके जो सहायक थे वो बीट यानी कि ढोल नगाड़े बजाकर एक तरफ से जंगली सुअरों को हाँक रहे थे और दूसरी तरफ घात लगा के बैठे थे एंडरसन और उनके साथी। जब इन्होंने जंगली सुअर मार लिए और इनको लगा कि इनका काम खत्म हो गया है, तभी गन्ने के खेतों से निकला एक भालू। एंडरसन ने सोचा कि वो जंगली सुअर मारने आए हैं, भालू को नहीं मारेंगे, लेकिन उनके एक साथी ने कुछ और ही सोचा था और उसने चला दी गोली। जब गोली चलाई तो इनको देखने में लगा कि भालू का फर यानी इसकी खाल अपने आप उतरकर भाग रही है। ध्यान से देखा तो वो भालू का बच्चा था जो उसकी पीठ पर सवार था। मां मर गई थी और बच्चा मां को ढूंढ रहा था। घबराकर बच्चा गन्ने के खेतों के अंदर भागने लगा। एंडरसन ने उसे दौड़कर पकड़ लिया गर्दन से। उसने अपने पंजे मार दिए एंडरसन को। बाद में उस भालू को ये अपने घर ले आए और अपनी वाइफ को दिया। इनकी वाइफ बहुत खुश हुई। उसके गले में एक रिबन बांधा और जब उन्होंने पाया कि एक मेल है, उन्होंने उसका नाम रखा ब्रूनो। अब उसके आगे एक कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ब्रूनो ने दूध की बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया था और वो कुछ कदम आगे ही निकल गया था, क्योंकि उसने धीरे धीरे कुछ खाना भी शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे कुछ नहीं, सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब वो दलिया भी खाता था, चॉकलेट भी खाता था, ब्रेड भी खाता था, यहां तक कि सुअर का मांस भी खाता था। ऐसा क्या था जो वो नहीं खाता था? जहां तक ड्रिंक्स का सवाल है, दूध, छाछ, दही, कोल्ड ड्रिंक और यहां तक अल्कोहल, सब कुछ पीता था। अब ये भालू इनके दो कुत्तों का बड़ा ही फेवरेट बन गया और इसके अलावा इनके बंगले में जितने भी लोग रहते थे, नौकर चाकर, सबका पसंदीदा था ब्रूनो। अपने यंगर दिनों में जब वो छोटा था, खुलेआम घूमता था, किचन में, बेड पे, गार्डन में, जहां उसका मन करे वहां। एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया। इन्होंने जहर बेरियम कार्बोनेट रखा था चूहों को मारने के लिए। ब्रूनो ने उसे खा लिया और उसे हो गया पैरालिसिस, इतना कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन वो घिसटता घिसटता एंडरसन की वाइफ की तरफ बढ़ा और जब इन लोगों को मालूम चला कि क्या हुआ है, ये अपनी कार में लेकर भागे वेटनरी डॉक्टर के पास और उसे बताया कि बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब क्या करना चाहिए। और डॉक्टर ने अपनी किताब निकाली और बोला, आपने कौन सा जहर बोला सर? बेरियम कार्बोनेट। ओके, बेरियम कार्बोनेट, इसका रिजल्ट होता है पैरालिसिस, इलाज है इंजेक्शन। सर, मैं अपनी सिरिंज लेकर आता हूं। ये अपनी कार की तरफ भागे। देखा ब्रूनो और ज्यादा वीक होता जा रहा था, थोड़ी सी उल्टी की थी और सांस लेने में भी दिक्कत थी। अब डॉक्टर ने बोला, सारे लोग ब्रूनो को पकड़ो, 10 सीसी का एंटीडोट इसकी बॉडी में इंजेक्ट करता हूं, पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब 10 सीसी का इंजेक्शन लगा दिया, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर लगाया 10 सीसी का इंजेक्शन, थोड़ा फर्क आया, हाथ पैर में मूवमेंट आ गई। अब उसके शरीर में हरकत हो रही थी, वो उठ के खड़ा हो गया और उसने खाना खाया। उनकी तरफ देखा ऐसे जैसे बोल रहा हो, एक भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या होता है। एक बार और ब्रूनो ने कांड कर दिया। इनकी स्टड बेकर कार का इंजन ऑयल जो इन्होंने निकाल के रखा था,
और उसका इस्तेमाल करना चाहते थे मच्छरों के खिलाफ। ब्रूनो आया और बहुत कुछ पी गया, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा होता जा रहा था। जब वो आया था उससे कई गुना बड़ा, और इनके जो डॉग थे या तो उनके बराबर या शायद उनसे भी बड़ा। लेकिन वो उतना ही बदमाश था, उतना ही स्वीट था और उतना ही खिलाड़ी था जितना वो बचपन में था। ब्रूनो एंडरसन फैमिली को बहुत पसंद करता था, और इनकी वाइफ को तो ज्यादा ही, और ये लोग भी उसे उतना ही पसंद करते थे। और इनकी वाइफ ने ब्रूनो को नाम चेंज करके कर दिया था बाबा। ये एक हिंदुस्तानी वर्ड था जो बच्चे के लिए यूज होता था, और वो कई ट्रिक्स भी सीख गया था। उसे बोलो बाबा रेसल, और वो सामने वाले को पटकनी देने के लिए तैयार था। और उसे छड़ी दे दो और बोलो बाबा होल्ड गन, तो बंदूक की तरह से छड़ी को पकड़ लेता था। और उससे पूछो बाबा वेयर इज बेबी, तो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को बच्चे की तरह से खिलाने लगता था। लेकिन जो इनके यहाँ पर किराएदार थे, यानी कि काम करने वाले, उनके बच्चों की वजह से ज्यादातर बाबा को चेन में बांध के रखना पड़ता था। तो इनके दोस्तों ने इनको एडवाइस किया कि बाबा को मैसूर के जू में दे दो। अब क्योंकि बाबा का साइज घर के हिसाब से बहुत बड़ा होता जा रहा था। कई दिन तक की मान मनौवल के बाद एंडरसन की वाइफ राजी हो गई बाबा को जू में भेजने के लिए। अब एंडरसन ने जल्दी से जू के इंचार्ज को लेटर लिखा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वाइफ अपना दिमाग या अपना माइंड चेंज न कर दे। उन्होंने लेटर लिखा कि क्या आप एक भालू को अपने जू में रखना चाहते हैं जो कि फुल्ली ट्रेंड है। जवाब आया हाँ। पर एक लॉरी आई और उस लॉरी में बाबा को पैक कर दिया गया। डिस्टेंस तय करना था 87 माइल्स का। अब ये लोग बाबा को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन एंडरसन अंदर ही अंदर राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि बाबा बहुत बड़ा हो रहा था। लेकिन इनकी वाइफ का बुरा हाल था, रो रो कर, और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं कई दिनों तक। अब उन्होंने कई लेटर्स लिखे जू के इंचार्ज को कि बाबा कैसा है। जवाब आया ठीक है, लेकिन खाना ठीक से नहीं खाता। अब इसके बाद जब भी इनका कोई दोस्त मैसूर जाता था तो ये रिक्वेस्ट करते थे एक बार जू में जाके बाबा को देखाओ कैसा है। जवाब मिलता था है तो अच्छा, लेकिन दुखी है और दुबला हो रहा है। ये कई दिनों तक कोशिश करते रहे कि इनकी वाइफ जू ना जाए, लेकिन एक दिन इनकी वाइफ ने कहा कि या तो मुझे बाबा के पास कार से ले चलो, नहीं तो मैं बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। अब इनके दोस्तों ने कहा था कई दिन बीत गए हैं और बाबा इनकी वाइफ को पहचानेगा नहीं। ऐसा ही एंडरसन को भी लग रहा था। लेकिन जब ये गए तो बहुत गज की दूरी से ही बाबा ने इनकी वाइफ को पहचान लिया। वो खुशी से झूम उठा और पिंजरे के बाहर इनकी वाइफ खड़ी थी और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। 3 घंटे तक इनकी वाइफ वहीं रही और क्या क्या खाने और पीने को नहीं दिया, नींबू पानी, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ। फिर जू के बंद होने का टाइम आया और इनको वो जगह छोड़नी पड़ी। अब इनकी वाइफ रोने लगी, बाबा भी रोने लगा, और जो उनके केयर टेकर थे वो भी बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। अब एंडरसन ने अपने आप को समझा लिया था क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इनकी वाइफ बोली केयर टेकर से, ओ प्लीज सर, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। लेकिन केयर टेकर ने कहा कि मैडम अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको कैसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बॉस जो कि बैंगलोर में बैठते हैं, अगर वो हाँ बोल देते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। अब ये वापस बैंगलोर आए और सुपरिटेंडेंट के बंगलो पहुंचे। अब रोते रोते इनकी वाइफ ने कहा कि मैं और बाबा एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं, मुझे मेरा बाबा वापस दे दो। सुपरिटेंडेंट एक दयालु व्यक्ति थे। ना सिर्फ उन्होंने बाबा को ले जाने की परमिशन दी, बल्कि केयर टेकर को बोला इनको एक पिंजरा भी दो जिसमें ये बाबा को अपने घर ले जा सके। अब ये उस लेटर को लेकर वापस पहुंचे मैसूर। कार की छत पर रखा पिंजरे को आराम से बैठाया गया बाबा को, और धीरे धीरे संभाल कर ड्राइव करते हुए आ गए बाबा के साथ।
अब इन्होंने अपने बंगले में कुछ लेबरर्स लगाए और एक छोटा सा आइलैंड बनाया बाबा के लिए। 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा। उसके चारों तरफ एक गड्ढा भी बनाया गया। एक लकड़ी का घर भी बनाया गया उस आइलैंड में, जिसमें रात को बाबा सो सके। उसके खिलौने, जिसको कि बेबी समझता था, वो भी अंदर रखे गए। उसको खेलने वाले बांस, जो कि संभाल कर रखे गए थे उसकी यादगार के तौर पर, वो भी अंदर रखे गए। जब यह आइलैंड तैयार हो गया तो लेबरर्स ने पिंजरा उठाकर उस आइलैंड पर रख दिया और बाबा को छोड़ दिया गया। अब बाबा खुश था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, बंदूक दिखा रहा था और अपने बेबी को टहला रहा था। अब इनकी वाइफ घंटों बिताती थी कुर्सी पर बैठ के बाबा के पास, और वो इनकी गोदी में बैठ जाता था। वो 15 महीने की एज का भालू था और बहुत भारी था। अब इनकी वाइफ जिस तरीके से उस आइलैंड में पहुंचती थी, देखने वाली बात थी। इन्होंने एक वायर बांध दिया था, वो उसको पकड़ती थी और 6 फीट की जंप धक्का मार के करती थी और वापस भी कुछ इसी तरीके से लौटती थी। अब कौन कह सकता है कि एक रीछ यानी कि स्लॉथ बेयर को अफेक्शन नहीं होता, मेमोरी नहीं होती, और एक इंसान, एक इंडिविजुअल को पहचानने की क्षमता नहीं होती। अब मैं आपको एक हाइना के बारे में बताता हूं। वो भी मेरा पालतू है और उसका नाम है जैकी, और उसको भी बुरी परिस्थितियों में मैं लेकर आया था। करीब 14 महीने पहले मैं एक रात गुजार रहा था जंगल में, लेकिन वो जगह और परिस्थितियां डिफरेंट थी। इस जगह का नाम था सोपैथी। ये सेलम डिस्ट्रिक्ट में चिनार नदी के किनारे था। चांदनी रात थी, इसलिए इन्होंने बॉनफायर नहीं जलाया था। एक चट्टान के ऊपर बैठ के ये मौसम का आनंद ले रहे थे। ये अकेले थे और नहीं लाए थे अपना हथियार। रात के 10 बज रहे थे और इनको लगा कुछ चलता हुआ आ रहा है इन्हीं की तरफ। ध्यान से देखने पर इन्हें ब्लैक स्ट्राइप्स दिख गई और ये समझ गए जो आ रहा है वो है लकड़बग्घा यानी कि हाइना। इनसे थोड़ी दूरी पर वो रुक गया और किसी को देख रहा था, इनको नहीं देख रहा था। उसका निशाना था कोई और। उसके चमगादड़ की तरह से जो कान थे वो खड़े थे और उसका ध्यान था एकाग्र होकर उसी चीज की तरफ। थोड़ी देर में मालूम चल गया वो था एक जंगली कुत्ता जिसे हाइना देख रहा था। ये जंगली कुत्ते लाल रंग के होते हैं और नदी की दूसरी तरफ था अपनी झबरीली पूंछ के साथ। अब उसके साथ 5 कुत्ते और आ गए। हाइना ने भागने में ही भलाई समझी और वो कवर लेने की कोशिश करने लगा उस चट्टान के पीछे जहां बैठे थे एंडरसन। लेकिन जंगली कुत्तों ने उसे देख लिया था और उन्होंने कर दिया अटैक। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जंगली कुत्ते बड़े ही खतरनाक शिकारी होते हैं। हर हिलती डुलती चीज पर हमला कर देते हैं। केवल बख्शते हैं तो इंसान को, इंडियन बाइसन को और हाथी को, टाइगर को भी नहीं छोड़ते। चाहे टाइगर हो चाहे तेंदुआ हो, इनका शिकार है। ये इस बात की चिंता नहीं करते कि इनको कितना नुकसान हो जाएगा, इनके झुंड में कितने मर जाएंगे। बेतहाशा दौड़ते हैं, पकड़ते हैं, चीरफाड़ करते हैं और इंतजार नहीं करते कि इनका शिकार मर जाए। जिंदा शिकार को ही खाना शुरू कर देते हैं। और अगर इनके शिकार करते वक्त कुछ जंगली कुत्ते मर जाएं तो ये उन्हें भी खा डालते हैं। इस घटना के पहले तक एंडरसन का यह मानना था कि जंगली कुत्ते यानी कि डोल हाइना का रिगार्ड करते हैं कि अपने जैसा ही प्राणी है, अपने जैसा ही शिकार करता है, छोड़ो। लेकिन उस दिन उनकी धारणा बदल गई क्योंकि 6 कुत्तों ने हमला बोल दिया था एक अकेले हाइना पर। हाइना ने भागने की कोशिश की लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी, उसके पिछले पैर भी कमजोर होते हैं। वो उतना भागता, उसके पहले जंगली कुत्ते उसके ऊपर थे। पहला कुत्ता जब नजदीक आया, हाइना तेजी से पलटा, अपने मजबूत जबड़े गड़ा दिए उस कुत्ते की गर्दन पर। एंडरसन ने उस कुत्ते के मरने की आवाज सुनी। उस कुत्ते की गर्दन के टूटने की आवाज कुछ ऐसी ही थी जैसे कोई टहनी टूट रही हो, क्योंकि जो हाइना के जबड़े होते हैं हड्डी भी चबा जाते हैं। लेकिन बाकी के 5 कुत्तों ने हाइना को दबोच लिया। हाइना स्ट्रिएटा, जो उसका लैटिन नेम है, बाय नेचर एक फाइटर नहीं होता, उल्टा ये क्रीचर होता है, कायर होता है। ये जंगल जंगल घूमता है इस बात की खोज में कि कहीं कुछ मरा हुआ पड़ा मिल जाए या किसी का
मारा हुआ पड़ा मिल जाए, चाहे कब का मरा हो, कितना भी सड़ा गला हो, मिलना चाहिए, निगलने के लिए तैयार है। अब हाइना एक परभक्षी है, लेकिन कभी कभी ये बकरियों पर अटैक कर देता है और उनका शिकार भी कर लेता है। लेकिन वो तब करता है जब बहुत ज्यादा भूखा हो और कुछ खाने को ना मिल रहा हो, वरना हाइना शिकार नहीं करता। अब ये जो हाइना था, इन्होंने उसकी फाइट देखी थी, मजबूरी वाली फाइट। वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्ते थे कि उसे भागने नहीं दे रहे थे। अब जब इसने देखा कि ये फाइट नहीं कर पाएगा, तो इसने सरेंडर करना शुरू कर दिया। और जंगली कुत्ते जो सीटी की आवाज निकालते हैं वो निकाल रहे थे, यानी कि अपने साथियों को भी बता रहे थे कि हम यहां हैं। और वो हाइना को यहां वहां जहां तहां हर जगह काट रहे थे और जिंदा ही खाने की कोशिश कर रहे थे। एंडरसन मदद करना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई हथियार नहीं था, यहां तक कि कोई छड़ी भी नहीं थी, कोई पत्थर भी नहीं था। एंडरसन ने सोचा कि पत्थर से नीचे उतरें और चिल्लाते हुए उन जंगली कुत्तों की तरफ बढ़ें, उससे वो भाग जाएंगे। लेकिन जंगली कुत्ते बहुत ही गुस्से में हैं, उनके हाथ में है शिकार, कहीं ऐसा ना हो कि वो एंडरसन पर ही अटैक कर दे। ऐसा ख्याल भी एंडरसन के मन में आया। तो एंडरसन उस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए। अपने आप को इन्होंने उन जानवरों को दिखा दिया, चिल्लाना शुरू किया, क्लैपिंग शुरू करी, सीटी बजानी शुरू करी। अब जंगली कुत्ते इतने बिजी थे उस हाइना को फाड़ने में कि बहुत देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि कोई आवाज आ रही है। अब धीरे धीरे उन्होंने अटैक बंद किया और मुड़कर देखा उस चट्टान की तरफ जहां से एंडरसन आवाज कर रहे थे। अब चांदनी रात में एंडरसन ने देखा कि हाइना का हाल बहुत ही बुरा था। अब उसमें बहुत सारे ब्लैक पैचेस दिख रहे थे, जो समझ गए थे खून के निशान है। अब 5 कुत्ते भी घायल थे। अब वो जंगली कुत्ते खुद को भी चाट रहे थे, अपने साथियों को भी चाट रहे थे, कभी एंडरसन की तरफ देखते थे, कभी अपने शिकार हाइना की तरफ। इतना मौका हाइना के लिए काफी था और वो गायब हो गया जंगल की झाड़ियों के बीच में। अब जंगली कुत्ते भी उसकी तरफ दौड़े, उन्हें भी अपना शिकार कंप्लीट करना था, जिसे डिस्टर्ब कर दिया था एंडरसन ने। लेकिन एंडरसन को कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दी, यानी हाइना अभी तक उनकी पकड़ में नहीं आया था। और जितनी आवाजें हुई थी और जो आवाज एंडरसन ने की थी, उसके चलते कोई दूसरा जानवर भी उधर नहीं आया। अब दिन हुआ, एंडरसन ने सोचा उस तरफ जाके देखता हूं उस हाइना का क्या हुआ। हालांकि उस तरफ का ग्राउंड बहुत ही हार्ड था, फुटप्रिंट्स देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन खून के निशान तो दिख ही रहे थे। अब आधा मील दूर ये पहुंचे। छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर कई सारे बोल्डर पड़े थे। इस जगह पर हाइना ने फिर से एक बार मैदान संभाला था और अपने एक अटैकर को मार दिया था, लेकिन खुद भी प्राण त्याग दिए थे। एक जंगली कुत्ता भी मरा हुआ पड़ा था, घास मुड़ी तुड़ी पड़ी थी, हाइना की खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी थी, बाकी सब कुछ खा लिया गया था। उसकी खाल के टुकड़े यहां वहां पड़े थे, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं थी, क्योंकि जंगली कुत्तों ने पूरी तरह से खा लिया था। थोड़ी दूर पर ही एक गुफा थी और हाइना उसी में जाने की कोशिश कर रहा था, जब बीच में ही उसे पकड़ लिया था जंगली कुत्तों ने। अब उस तरफ इन्होंने देखा तो कुछ झांकती हुई आंखें दिखी, और ध्यान से देखा तो 2 उदास चेहरे थे उसके बच्चों के। तो वो जो हाइना रात को लड़ी थी, वो एक नर नहीं थी, वो थी एक मादा और 2 बच्चों की मां। वो लड़ी थी, बचने की कोशिश कर रही थी, नहीं बच पाई थी और छोड़ गई थी 2 अनाथ बच्चे। अब एंडरसन ने उनका साइज देखा, वो इस लायक नहीं थे कि अपना ख्याल रख सके। अगर उन्हें छोड़ दिया जाता तो 2-3 दिन में ही मर जाते। अब एंडरसन ने डिसाइड किया कि उन बच्चों को पकड़ा जाए, तो वो उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे उन बच्चों की निगाहों के सामने, ताकि उन्हें लगे कि ये इंसान चला गया। फिर इन्होंने एक लंबा रास्ता लिया और पहाड़ी के पीछे तरफ से आने लगे। अब एक चट्टान के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे कि बच्चे कब गुफा के बाहर आते हैं। इन्हें पता था कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगी भूख। थोड़ी देर बाद वो बच्चे बाहर आए और उस तरफ जाने लगे जहां पड़े हुए थे उनकी मां के चीथड़े। तभी इन्होंने छलांग मारी और उसके ऊपर कूदे। एक बच्चा गर्दन से इनके हाथ में पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरे ने देख लिया और वो गुफा के अंदर भाग गया।
अब उस बच्चे को जिसको इन्होंने पकड़ लिया था, पकड़े पकड़े ये बोल्डर के पीछे चले गए ताकि दूसरा बच्चा भी बाहर आए। 1 घंटे बैठे रहे। इधर ये बच्चा छटपटाता रहा छूटने के लिए, लेकिन जो बच्चा केव के अंदर था वो बाहर नहीं आया। और इधर जो बच्चा छटपटा रहा था उसको संभालना मुश्किल था। वो इनको नोच रहा था, खसोट रहा था। 1-2 बार तो वो इनके हाथ से छूटते छूटते बचा था और इन्हें पता था अगर एक बार छूट गया तो दोबारा पकड़ में नहीं आएगा। अब इन्होंने सोचा कि दूसरे बच्चे को उसके भाग्य पर छोड़ता हूं और इस बच्चे को लेके चले आए 5 मील की दूरी पर पेन्ना ग्राम। ये वो जगह थी जहां इनकी कार खड़ी थी और ये थी वो घटना जब मेरे पास आया था जैकी, यानी कि हाइना। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। आगे की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।